दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों को लेके बहुत हंगामा मचा हुआ है। तो क्या हुआ अचानक, जिन लोगों को पता भी नहीं था कि अरावली की पहाड़ियां हैं क्या, कक्षा 6, 7, 8 में जो पढ़ते थे ज्योग्राफी में, अचानक उन्होंने फिर से ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया है, गूगल करना शुरू कर दिया है, अरावली पहाड़ियां हैं क्या। मसला क्या है मैं बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदल दी है। मतलब अरावली की पहाड़ियों में क्या आएगा, इसकी परिभाषा बदल दी है। उन्होंने कहा है कि अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही प्रोटेक्टेड मानी जाएंगी, संरक्षित मानी जाएंगी। यानी 100 मीटर की ऊंचाई से अगर ऊंचा पहाड़ है अरावली की रीजन में, तो वो संरक्षित माना जाएगा, प्रोटेक्टेड माना जाएगा। उस पहाड़ को कोई छू नहीं सकता। 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों को कोई भी छू सकता है। तो खतरा कहां से लगा? इसका मतलब है यहाँ खनन होगा, यहाँ माइनिंग होगी, और अगर माइनिंग होगी तो ये 100 मीटर या उससे नीचे वाले पहाड़ खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो क्या क्या नुकसान है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए। अब क्या होता है कि ये नियम अगर माना गया सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उससे क्या होगा, 91% ऑफ द एरिया, 91% ऑफ अरावली हिल्स वो सिक्योरिटी से, प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। सिर्फ 9% के अराउंड पहाड़ ही बचे रहेंगे जिन पर कोई जा नहीं सकता, कोई उसका खनन नहीं कर सकता, कोई व्यावसायिक कमर्शियल गतिविधि वहां नहीं हो सकती। बाकी 91% पे हो सकती है। तो इससे डर लगता है। बहुत सारी वो इकोलॉजी का एक सिस्टम है, उसका बड़ा हिस्सा है अरावली की पहाड़ियां। और अरावली की पहाड़ियां दरअसल थार रेगिस्तान को रोकती हैं। मतलब उन्हीं की वजह से इतनी हरियाली है, पेड़ हैं, भरे हैं एकदम अरावली की पहाड़ियों पर। 800 किलोमीटर तक फैली हैं अरावली की पहाड़ियां, गुजरात, राजस्थान, 4-5 राज्यों में। तो उनकी वजह से क्या होता है कि राजस्थान का जो रेत है, जो रेगिस्तान है, वो वही पहाड़ियां रोकती हैं। और अगर नहीं होती वो पहाड़ियां तो दिल्ली तक रेगिस्तान बन गया होता आपका, पानी की भी दिक्कत हुई होती। और इसी वजह से जो हरियाली है, पहाड़ है, संरक्षित क्षेत्र है, इसकी वजह से क्या होता है, भूजल रिचार्ज करती हैं ये पहाड़ियां। कैसे? बारिश होती है, पानी गिरता है, तो वो स्लोली स्लोली वो एकदम अंदर सोख लेती हैं और उस नीचे जमीन के अंदर जाता है पानी, तो वो रिचार्ज हो जाता है। जो भूजल के, मतलब जमीन के अंदर जो पानी के सोर्सेज हैं, वो और रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये भी एक फायदा है इकोलॉजी का। और प्रदूषण कम करती, चूंकि पेड़ हैं इतने, तो प्रदूषण कम होता है उसकी वजह से। अरावली के न रहने से क्या होगा? रेगिस्तान फैलेगा, धूल प्रदूषण बढ़ेगा और जल संकट गहराएगा। यही डर है कि ये बहुत विवाद में है ये वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं और कहा जा रहा है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि इसको ना काटें, क्योंकि इससे नॉट ओनली इकोलॉजी बल्कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका बड़ा नुकसान होगा लोगों का जो वन पर आश्रित भी रहते हैं। इसके अलावा मानसून क्या होता है? मानसून जब अरावली की पहाड़ियों से, अरब सागर से मानसून चलता है, तो अरावली की पहाड़ी वो सीधे हिमालय की ओर चलता है, ऐसे घूम के जाता है। तो जब घूम के जाता है तो वो अरावली की पहाड़ियों से सीधा नहीं टकराता, परपेंडिकुलर नहीं टकराता, वो पैरेलल जाता है। तो पैरेलल जाने से क्या होता है, थोड़ा बहुत मानसून की स्पीड थोड़ी कम होती है। यानी अरावली की पहाड़ियां मानसून तेजी से अरब सागर से उठकर आती हुई मानसून की हवाओं की स्पीड को कम करती हैं, यानी उसके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। और फिर जब स्पीड उनकी कम हो जाती है तो कम स्पीड के साथ जाकर वो हिमालय की चोटियों से, हिमालय की पहाड़ियों से, पहाड़ों से टकराती है और फिर उसके बाद बारिश करती है, जो बड़ी बैलेंस्ड बारिश होती है, क्योंकि उनकी स्पीड ऑलरेडी कम हो गई होती है अरावली की वजह से। तो अरावली, वहां कम बारिश होती, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, नॉर्मल बारिश होती है। इसकी वजह से कोई आंधी तूफान और कोई
तबाही नहीं आती। अगर अरावली न होती, अरावली की पहाड़ियां न होती तो क्या होता? अरब सागर से उठने वाले मानसून तेजी के साथ बढ़ते और बिना किसी स्पीड ब्रेकर के साथ सीधे चले जाते हिमालय की ओर, वहां जबरदस्त बारिश करते, और जो उत्तराखंड आप प्रगति वाला उत्तराखंड देख रहे हैं वो उत्तराखंड तबाह हो गया होता। तो ये भी एक डर है कि अगर ऐसा हुआ, 91% चोटियां, पहाड़ियां अगर उनको आप उनके खनन करके उनको नष्ट करने लगे तो इकोलॉजी तो खराब होगी, पेड़ जाएंगे, धूल धक्कड़ होगा, और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश होगी तो क्या होगा? फिर शहर के शहर तबाह होंगे, और फिर सिर्फ उत्तराखंड नहीं, नीचे के मैदानी इलाके भी, उन पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो अरावली एक तरह से भयंकर बारिश से देश को बचाती है, उत्तर भारत को बचाती है, और इसलिए अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ब्रेकर का काम करती है अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के लिए। नई परिभाषा आई तो क्या होगा? नई परिभाषा से माइनिंग बढ़ेगी और पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जहां अरावली की 800 किलोमीटर की लंबी रेंज है। यहाँ पहले ही खनन से कई पहाड़ियां गायब हो गई हैं, और अभी ये हो जाएगा तो और बढ़ेगा। इससे रेगिस्तान फैलेगा, क्योंकि अरावली थार रेगिस्तान को रोकती है। पहाड़ियों में दरारें बढ़ेंगी, रेत की धूल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और यूपी तक फैलेगी, और सबसे बड़ी बात क्या होगी? पानी की भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भूजल संरक्षण नहीं हो पाएगा। अभी तो रिस्टोर करता है, रिचार्ज करता है। अरावली का इलाका बारिश का पानी जमीन में भी सूखता है, कुएं सूखेंगे, साथ ही खेती भी प्रभावित होगी। इससे किसानों को शायद अपना घर छोड़कर निकलना पड़े कहीं और के लिए। इंसानी जीवन पर असर पड़ेगा, साथ ही प्रकृति और वहां रहने वाले जानवरों के बारे में भी हमें कहना चाहिए, वो भी कम होंगे, क्योंकि जंगल कम होंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो शहर की ओर भागेंगे, लोगों के ऊपर हमले करेंगे, फिर लोग और फॉरेस्ट वाले सब उनकी ओर बंदूक लेकर तान कर दौड़ेंगे, उनको मारेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बारिश का पैटर्न तो बिगड़ेगा ही, गर्मी भी बढ़ेगी, कुल मिलाकर वन्य जीवों का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव बढ़ सकता है। 200 से ज्यादा पक्षियों और जंगली प्रजातियों का वो खतरे में आ जाएंगे। 200 से ज्यादा पक्षियों और जंगली प्रजातियां खतरे में आ जाएंगी। अरावली के जो बचे हुए जंगल हैं, जानवरों के आवास और कॉरिडोर और जो बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट के नाम पर के तौर पर काम करते हैं वो। तो यहाँ क्या होगा? 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और विलुप्त की कगार पर बहुत सारे जीव जैसे खड़े हैं, जैसे तेंदुआ है, ग्रे लंगूर है, लकड़बग्गा है, सियार है, जंगली बिल्लियां हैं और हनी बेजर रहते हैं, तो इनको खतरा होगा। अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा होगी तो और क्या होगा? तो ये जंगल खत्म हो जाएगा, जिससे जंगली जानवरों की रहने की जगह खत्म हो जाएगी। अब ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक है अरावली की पहाड़ियां, जो लगभग 2 अरब साल पुरानी है। 2 अरब साल। कुल लंबाई करीब 800 के आसपास है, 750-800 किलोमीटर, जो गुजरात से दिल्ली तक फैला है, और 80% एरिया इसका राजस्थान में है। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी चीजें बताई। अगर राजस्थान का रेत बनाया तो उसको रोकने के लिए कि आगे ना हो तबाही, तो अरावली की पहाड़ियां भी बनाई। अब बाकी जो राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, बाकी का हिस्सा 20% हिस्सा जो है अरावली की पहाड़ियों का, वो हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में है। बाकी 80% राजस्थान में। अब चंबल है, साबरमती है, लूनी है, ऐसी कई नदियां इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। अगर इनको नुकसान होगा तो ये नदियां गायब हो जाएंगी, उनसे और प्रकृति का असंतुलन बढ़ेगा। तो ये बड़ी खतरनाक बात। डिजर्टिफिकेशन भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो डिजर्ट्स बढ़ेंगे, मरुस्थल बढ़ेंगे, उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, रेगिस्तान जैसी हो जाएगी,
जहां पेड़ पौधे और फसलें उगना बंद हो जाती हैं और वो जमीन अपनी उत्पादन क्षमता खो देती है। ये हो जाएगा जब रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा, रेगिस्तान बढ़ेगा, तो ये सब होगा। अब अरावली इसीलिए एक नेचुरल ग्रीन वॉल की तरह है जो थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से, दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली खराब हो जाएगी तो मरुस्थल फैलेगा, रेगिस्तान बढ़ेगा और धीरे धीरे मैदानी इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। अब ये जो सीरीज है, जो ये पर्वतमाला जो है अरावली की, नमी वाली हवाओं को रोककर बारिश लाने में मदद करती है और पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। जब ये अरावली नहीं रहेगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगी, तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, मानसून इरेगुलर हो जाएगा जिससे बारिश कम होगी। तो दो नुकसान हुए, एक तो उत्तराखंड में भारी बारिश हो जाएगी, एक यहाँ बारिश होना बंद हो जाएगा, तो इधर सूखा हो जाएगा, उधर तबाही हो जाएगी। दोनों तरफ नुकसान है। वाटर क्राइसिस भी होगी, वही मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, अभी बड़ा सोर्स है ये अरावली। अब पहाड़ कटेंगे तो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे नदियां और जल स्रोत जो होते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज, वो सूख जाएंगे, रिचार्ज नहीं होगा और जल संकट गहराएगा। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जंगली जीव भी, उनकी प्रजातियां खतरे में पड़ जाएंगी। प्रदूषण बढ़ेगा, खनन जब होगा, निर्माण होगा, तो हवा, धूल, धक्कड़ ये सब होगा। पानी प्रदूषित होता है, हवा भी प्रदूषित होती है उसकी वजह से। और अरावली जैसे जैसे खराब होगी, दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ेगा? भाई पानी की कमी हो गई, इकोलॉजी खराब हो गई, एटमॉस्फेयर खराब हो गया, एनवायरनमेंट खराब हो गया, डिसबैलेंस्ड हो गया, उसकी वजह से फसलों का उत्पादन घटेगा। आपकी खेतों की में जितनी फसलें होती थी उसका बहुत कम होंगी, जिससे किसानों के आर्थिक हालात पर और असर पड़ेगा और बेचारे गरीब हो जाएंगे, पहले ही बहुत गरीब है। अरावली को एनसीआर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कहते हैं। तो अगर कटाई बढ़ी तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज होगा, गर्मियों में तापमान और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी आसमान आग फेंका करेगा। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देके जंगल काटने की आजादी दे दी है क्या? एक सवाल पैदा होता है। आजादी नहीं दी है, लेकिन हाँ, ये फैसला एक दरवाजा जरूर खोल देता है। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें, ये चारों राज्य जो है, वो कैसे तय करती हैं ये कि इस हिस्से को, फैसले के इस हिस्से को कैसे लेती हैं। पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है इन लोगों के यहाँ, विकास बनाम संरक्षण का संतुलन कैसे रखा जाता है, ये सब इस पर डिपेंड करेगा। मतलब डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजी को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का। तो कौन सा राज्य इसमें कितना संतुलन बना के रखता है, ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल वही है, अरावली बचेगी या कटेगी? आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। हालांकि कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर निर्भर करता है कि अरावली कटेगी या बचेगी। और बीजेपी के लिए ये बहुत, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत मुश्किल फैसला होगा। उनको लोगों को समझाना होगा कि इस फैसले को सरकारें ऐसे इस्तेमाल करेंगी कि उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ये सारी सरकारें बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ पर केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, इन सरकारों में भी जहां जहां से अरावली गुजरती है। तो ये इसको बैलेंस किया जा सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करे। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर का बहुत बड़ा धर्मेंद्र प्रधान है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उन्हें लोगों को यकीन, भरोसे में लेना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं और भले के लिए काम करना भी होगा। तो अल्टीमेटली
इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे वो अपनी पॉलिसीज को इस फैसले के आलोक में उसको आगे करते